हरियाणा के करनाल में आज किसानों की महापंचायत है। किसानों के महापंचायत के मद्देनजर दफा 144 का निफाज किया गया है। इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कर दी गई है। आज किसान करनाल में मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। किसानों की ये महापंचायत 28 अगस्त को पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज की जा रही है। किसानों का कहना है कि किसानों पर लाठीचार्ज में मुलव्वस पुलिस एहलकारों और अफसरान पर कार्रवाई की जाए। हालांकि करनाल के डीएम निशांत कुमार ने कहा कि किसानों की बात सुनी गई, लेकिन उनके मुतालबात जायज नहीं है, इसीलिए लाठीचार्ज में मुलव्वस अफसरान पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया हाईवे और मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव नहीं करने देगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किसानों के महापंचायत के हवाले से उनका शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है, उस हवाले से तफसीलात बताएं। देखिए, 10:30-11 बजे तक पहुंचने का उन्होंने आह्वान किया है सभी किसान नेताओं से। अलग अलग राज्यों से जो किसान आ रहे हैं उनसे, अलग अलग जिलों से जो किसान आ रहे हैं उन्हें, लेकिन अभी तक किसान नहीं पहुंचे हैं। हालांकि मौसम खराब है, बारिश भी हो रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बीएसएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, अन्य फोर्सेज हो, वो बुलाई गई है। पुलिस बल अलग अलग जिलों से बुलाया गया है। 5 जिलों के एसपी, तकरीबन 25 डीएसपी और अलग अलग थानों के एसएचओ तैनात किए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, ताकि शांति व्यवस्था भंग ना हो। क्योंकि किसानों की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करेंगे, अनाज मंडी पहुंचेंगे, अनाज मंडी से वो जिला सचिवालय की तरफ कूच करेंगे। लेकिन प्रशासन चाहता है कि किसी भी हाल में जिला सचिवालय का घेराव ना हो पाए। तो ये तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है, लेकिन अभी किसान वहां पर पहुंचना नहीं शुरू हुए हैं। इंतजार सभी को इस बात का है कि किसान जब आएंगे तो उनकी रणनीति क्या रहेगी। लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है, डंपर लगा रखे हैं, बैरिकेड्स लगा रखे हैं, ड्रोन और वीडियोग्राफी के जरिए नजर बनाई हुई है प्रशासन। बिल्कुल, और मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों का जिस तरह से पहले बयान आया था, टिकैत का बयान आया था कि किसी भी तरह से किसान जो है पीछे नहीं हटेंगे, उस पर जो है अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसान यहाँ पर। और साथ ही साथ लाठीचार्ज के हवाले से भी किसान जो है एहतजाज अपना दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है, लाठी मारिए, डंडे मारिए, आप बैरिकेड्स लगाइए, बैरिकेड्स तोड़कर आगे की ओर बढ़ेंगे, जिला सचिवालय की ओर कूच करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर 3 मांगे किसानों की तरफ से उठाई गई थी। एक, जिस किसान की मौत हुई है उसके परिवार वालों को 25 लाख रुपए की सहायता दी जाए, 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर घायलों को दिया जाए, साथ ही साथ जो गाड़ियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, और जो अधिकारी जिनका वीडियो वायरल हुआ था और जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था उनके खिलाफ मामला दर्ज हो। लेकिन इनमें से किसी भी मांग को माना नहीं गया, जिसके बाद किसान रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से के अंदर हैं और आज जिला सचिवालय की तरफ रुख करने का आह्वान कर चुके हैं। बिल्कुल हिमांशु, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक में तसादुम हुआ। 5 अफराद की मौत हुई है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। 2 बच्चों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। कार में सवार 2 खानदान थे। हादसे में 2 खवातीन, 2 मर्द, 1 बच्चे की मौत हुई है। हरिद्वार से गाजियाबाद आते वक्त यह हादसा पेश आया है। आपको बता दें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक में तसादुम हुआ, जिसमें 5 अफराद की मौत हुई है और जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। 2 बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 2 खानदान इस कार में सवार थे। हादसे में 2 खवातीन, 2 मर्द, 1 बच्चे की मौत हुई है। हरिद्वार से गाजियाबाद ये कार जा रही थी जिस वक्त यह हादसा पेश आया। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हिंदुस्तान समेत दुनिया भर की निगाहें हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की सीमाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण और कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने शिरकत की। पंजशीर में तालिबान के कंट्रोल की रिपोर्ट के पस मंज़र में ये मीटिंग हुई। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, मीटिंग हुई और अफगानिस्तान के सूरत हाल पर मीटिंग हुई, क्या कुछ इस मीटिंग में बातचीत हुई है?
देखिए, आपको बता दूं कि कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, अजीत डोभाल, TDS मौजूद थे। इसके अलावा निर्मला सीतारमण, तमाम बड़े नेता मौजूद थे इस बैठक में। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो पंजतीर में जो घटना घट रही है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान की मदद कर रहा है और वहां जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है वहां अफगानियों के खिलाफ, तो इन तमाम मसलों पर वहां के का जो सिचुएशन है उसको लेकर चर्चा की गई थी कल की बैठक में। और संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे जो घटनाक्रम अफगानिस्तान में घटनाक्रम है उसको लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं और संज्ञान लेते रहे हैं। लगातार उन पर जो है उनके आला अधिकारियों से बातचीत भी होती रही है। जी अनूप, वहीं जो कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं अभी भी और जो अफगान शहरी हिंदुस्तान आना चाहते हैं, उनके हवाले से भी कोई बातचीत हुई हो? जाहिर सी बात है, सरकार पहले से इस बात को साफ कर चुकी है कि जो अफगानिस्तान में भारतीय फंसे हुए हैं उसको किसी भी तरीके से निकालना जो है वो भारत सरकार की प्रायोरिटी में है। जाहिर सी बात है कि कल की बैठक में भी इस मसले पर जरूर चर्चा हुई होगी, लेकिन जो कल का मुख्य एजेंडा था कि जिस तरह से पंजतीर में तालिबानियों का साथ, ये ऐसी खबरें आ रही है कि तालिबानियों का साथ पाकिस्तान ने दिया है, तो उस मसले पर कि क्या सिचुएशन है इस पर पूरी तरह से विस्तार से जानकारी। मेजरली पंजशीर में जिस तरह से तालिबान ने फतेह हासिल की है उस हवाले से और तमाम तर सूरत हाल की किस तरह से पाकिस्तान ने मदद की है, इन सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए मीटिंग बुलाई गई। बेहद शुक्रिया अनूप आपका। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद हिंदुस्तानी शहरियों की वतन वापसी जारी है। काबुल में फंसे सद्दाम भी घर लौट आया है। सद्दाम को तालिबान ने पकड़ लिया था। हुकूमत हिंद की मुदाखलत और बातचीत के बाद सद्दाम को हिंदुस्तान लाया जा सका। एयरफोर्स से तैयारे के जरिए हिंदुस्तान लौटा सद्दाम अब बहुत खुश है। सद्दाम का घर मुजफ्फरपुर जिले के ओराई में है। काबुल पर कब्जा करने के बाद सद्दाम के अहले खाना में काफी तशवीश थी। वापसी के बाद खानदान बहुत खुश है। हुकूमत हिंद की हिदायत पर अमल करते हुए सद्दाम को वैक्सीन भी दी गई। का हेल्प किया। जो एयरफोर्स का विमान है वो 2 विमान 3 विमान जाने लगा अपने वहाँ से जो इंडियन लोग हैं वो लोग को लेकर के आने के लिए। उसी से मैं भी 22 तारीख को आया हूँ। काफ़ी चक्कर काटने के बाद एयरपोर्ट अमेरिका के कब्ज़े में था और उसके बाहर जो भी था तालिबान का पूरा शासन चल रहा है और जो भी हो कैसे भी परेशानी का तो सामना करना ही पड़ा है। उस जो हमारे पास भारत सरकार का निर्देश था कि FIPV और पोलियो का जो ड्रॉप उसको देना है, मोहम्मद सद्दाम को एवं उसके पूरे परिवार को हम लोगों ने जाके फिजिकल वेरीफाई करके उसको वैक्सीनेटेड कर दिया है। जो बच्चे को वैक्सीनेशन देना है 6 से 15 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सबको दवा हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जाए, जन्म से लेके अभी 15 साल तक के बच्चे को। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रूसी कौमी सलामती मुशीर हिंदुस्तान के दौरे पर आएंगे। जराए के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। रूसी कौमी सलामती के मुशीर हिंदुस्तान हम मनसब अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूसी कौमी सलामती मुशीर हिंदुस्तान के दौरे पर आएंगे। रूसी कौमी सलामती के मुशीर हिंदुस्तानी हम मनसब अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हो सकती है। जराए के हवाले से यह खबर आपको बता दें कि ये दौरा काफी अहम है इस वजह से भी कि अब जबकि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तश्कील होने जा रही है और कई मुल्कों को इनवाइट्स भी भेजे जा चुके हैं तालिबान की जानिब से और उनमें एक मुल्क रूस भी शामिल है। ऐसे में रूसी कौमी सलामती मुशीर हिंदुस्तान के दौरे पर आएंगे। अपने हम मनसब अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। काफ़ी अहम ये बातचीत होगी और अफगानिस्तान में किस तरह की सूरत हाल रहेंगे, तालिबान के हवाले से किस तरह से हमसाया मुल्क का स्ट्रैटेजी रहेगा, उस हवाले से भी ये मुलाकात काफ़ी अहम है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि रूसी कौमी सलामती मुशीर हिंदुस्तान के दौरे पर आएंगे। जराए के हवाले से यह खबर है। रूसी कौमी सलामती के मुशीर हिंदुस्तानी हम मनसब अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात हो सकती है।
आगे बढ़ते हैं। यूपी में असेंबली इंतखाबात के हवाले से हलचल तेज हो गई है। आज एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी फैजाबाद के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार उनके इंतखाबी सफर का महवर अयोध्या है। ओवैसी के दौरे पर सियासत भी जारी है। जराये के मुताबिक संतू समेत कई सियासी लोगों ने ओवैसी के दौरे पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। वाज़ेह हो कि यूपी आने से पहले ही एमआईएम ने एक पोस्टर भी जारी किया था जिसमें अयोध्या को फैजाबाद बताया गया है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे केबी शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैजाबाद के दौरे पर है एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी। ऐसे में जो यूपी एमआईएम है उनका क्या कुछ प्रिपरेशंस है शेड्यूल के हवाले से, और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो दीगर सियासी पार्टियां हैं यूपी में उनका क्या रिएक्शन इस दौरे के हवाले से। देखिए उसमें आपको बता दें कि ओवैसी का उत्तर प्रदेश का जो है 3 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। तो सबसे पहले वो 12 बजे लखनऊ में पीसी करेंगे। उसके बाद वो लगभग 2 बजे अयोध्या के रुदौली पहुंचेंगे, जहां पर वो रुदौली में शेख मखदूम साहब की दरगाह पर जाएंगे, वहां जियारत करेंगे। उसके बाद रसूलाबाद चौराहा है रुदौली में, वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। इससे पहले जो है अयोध्या की सीमा रानी बहू है, वहां पर जो एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत करेंगे। उसी के बाद भेलसर है, भेलसर के पास जो है एक चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कुल के जो एक पोस्टर मार्च चला था, जो उनके कार्यकर्ता ने जो पोस्टर लगाया था वो रुदौली फैजाबाद लिखा था, जिसको लेकर अयोध्या के संतों ने उसको मुहिम छेड़ी। जिसके बाद ओवैसी की पार्टी बैकफुट पे आई, अब उसको अयोध्या ले दिया गया है। लेकिन दूसरा पोस्ट जो लगाया गया है रुदौली शरीफ लिखा गया। हालांकि रुदौली शरीफ से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल इस बात की थी कि जब जिला अयोध्या हो चुका है तो फैजाबाद क्यों लिखा गया। इसलिए संतों ने भी मोर्चा खोला, संत रुदौली भी पहुंचे, वहां दौरा किया। हालांकि एक दिन पूर्व ही उनके पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं, होर्डिंग्स लगाई हैं। तो कुल मिला के जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको जिला प्रशासन ने अनुमति भी दी है। 50 लोगों के साथ जो है सोशल डिस्टेंस के साथ कोई अनुमति दी है कि अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करें। तो कुल मिला के ओवैसी का उत्तर प्रदेश का 3 दिवसीय दौरा आज शुरू हो चुका है। सबसे पहले लखनऊ में वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद लगभग 2 बजे वो रुदौली पहुंचेंगे। जी असदुद्दीन ओवैसी का जो यूपी में आने वाले चुनाव है अयोध्या फोकस पॉइंट रहने वाला है। ऐसे में आने वाले चुनाव में ये किस तरह का असर कर सकता है? देखिए विधानसभा चुनाव आने वाला है, जितनी भी पार्टियां हैं सब अयोध्या को रुख कर रही हैं। हालांकि रामनगरी नहीं पहुंच रहे हैं, वो जिला मुख्यालय से यानी राम जन्मभूमि से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक रुदौली जो है लखनऊ हाईवे पे कस्बा है, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे वो जाएंगे। वहां पर एक मखदूम शाह की दरगाह है, वहां जियारत करेंगे। कुल मिला के अयोध्या के दौरे को लेकर एक बहुत अहम कड़ी माना जा रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो अयोध्या पहुंच रही है। तो कुल मिला के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो जो है उनको साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सपा बसपा और कांग्रेस का होता है जब भी ओवैसी चुनाव लड़ते हैं। तो कुल मिला के भाजपा की भी नजर रहती है कि किस तरह से ओवैसी अपना चुनाव जो है मुहिम छेड़ने यूपी उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिला के ओवैसी की इस कार्यकर्ता सम्मेलन पर सबकी नजर है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बसपा हो। तो जिस तरह से ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो रही है ये काफी मायने रख रही है। बिल्कुल केबी शुक्ला, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया जिसमें आरएसएस के सरबरा मोहन भागवत, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हुसैन खसूसी तौर पर मौजूद रहे। कलीदी खिताब में मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डाली, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया गया। बताया कि हिंदुओं के साथ रहोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। ये वहां उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मारो। इधर भड़काया उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगा है। और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण
हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। चीन के बाद जो मुसलमानों की सोच है आरएसएस के प्रति, आपको लगता है कि बदलेगा? उनका क्या रिएक्शन था? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं। उनका रिएक्शन क्या था? मैं क्या था, मेरा काम अपनी बात रखना है। जी जी जी। दूसरे का फैसला क्या होगा ये मेरा काम नहीं है कि भाई भाईचारगी के मुतालिक बात हुई है। मोहन भागवत जी ने भी और जितने लोग खड़े हुए थे हर एक ने भाईचारगी की बात की। 20 से 25 मिनट तक बात हुई। किस बारे में बोला? जी एकताइयत के बाद हुई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो है ना एकताइयत हो, उसी से हमारा भारत जो है ना मजबूत होगा। समाज हमारा एक ही है, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें हिंदू भी है और उसमें मुख्तलिफ जाति के लोग भी हैं, अलग अलग जो है विभिन्न तरीके के जो है मज़ाहिब के लोग हैं। तो ये हमारी जो है ना इंडिया की खासियत है। और उन्होंने ये बात भी कही कि जितने ज़्यादा जो लोग होंगे उतनी ज़्यादा विभिन्नता जितनी होगी उतना ज़्यादा हम उतनी तरक्की करेंगे। मोदी साहब ने भी यही कहा कि बाबा सब हम सब एक ही है, एक ही इंसान के, यानी एक आदम और हवा के बने हुए आदमी सब इंसान है। अब सब एक साथ एक जैसे रहे, सबका खून एक ही है। आरिफ साहब ने कुछ कहा? आरिफ साहब ने भी वही कहा है कि बाबा सब हम सब एक ही है और हमारा भगवान खुदा जो भी बोलो वो एक ही है। पेगासस जासूसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेगासस मामले पर अदालत की निगरानी में एसआईटी की तहकीकात का मुतालबा किया गया। आज चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच समाअत करेगी। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लेते हुए मरकज से जवाब तलब किया था। वाज़ेह है कि पेगासस जासूसी मामले में सरकार पर हिंदुस्तान के करीब 300 से जायद सरकर्दा शख्सियात की जासूसी कराने का इल्जाम है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की 12.50 एकड़ जमीन के मामले में समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को रियासती हुकूमत की तहवील में लिए जाने को जायज करार दिया। हाई कोर्ट ने ईडीएम रामपुर की कार्रवाई को दुरुस्त करार दिया है। वाज़ेह हो कि जमीन को सरकारी तहवील में लेने के खिलाफ मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने ट्रस्ट की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि SC/ST लैंड पर डीएम की इजाजत के बगैर कब्जा किया गया था। वहीं कोर्ट ने कहा कि तहवील में ली गई अराजी पर मस्जिद की तामीर की गई है। इस मामले की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने समाअत की। ओवल टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को 157 रनों से रौंदकर टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल कर ली है। 50 साल बाद टीम इंडिया को ओवल के मैदान पर जीत मिली है। पिछली जीत इस मैदान पर टीम इंडिया को सन 1971 में हासिल हुई थी। 368 रन के निशाने का ताक़ुब करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 210 रन पर आउट हो गई। इस तरह टीम इंडिया को 157 रन से जीत हासिल हुई है। कोहली एंड कंपनी ने इस जीत के साथ ही 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से सबकत हासिल कर ली है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल कर लें। नंबर है 7977773753।